हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हिंदी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है ये 12th हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आपको भी 2025 में हिंदी का पेपर देना है और आप हिंदी के उन क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं एक महा मैराथन क्लास। लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं बैठ के, तो आपका हिंदी में समझ लीजिए 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी, हिंदी का पेपर तो 100 नंबर का आता है, आप 50 नंबर क्लियर करा रहे हैं। देखो मेरे स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम क्लास 12 हिंदी का जो खंड खा होता है, ठीक है, खंड खा, इस पूरे खंड खा को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। हिंदी संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, आपठित गद्यांश, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, सब कुछ एक ही वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। आज हिंदी का हम खात्मा करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12 हिंदी 2025 50 नंबर बिल्कुल पक्का। ये महा मैराथन क्लास होगा, थोड़ा क्लास लॉन्ग होगा। 1 घंटे में आपकी पूरी हिंदी भैया आज खत्म होगी। और देखिए, खंड का वाला वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको पूरा खंड का एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आज खंड खा को मैं लेकर आया हूं, ठीक है। देखो क्या क्या हम पढ़ेंगे, ध्यान से पहले समझ लो। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर आप पूरी हिंदी को एक वीडियो में लेकर आइए, तो देखो खंड का को मैंने पहले दे दिया, खंड खा को आज हम जानेंगे। कैसे संस्कृत के गद्यांश को सॉल्व करेंगे, पूरे 7 नंबर का आता है, अभी मैं बताऊंगा। अगर ऐसे लिख कर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, लिखने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है मेरे दोस्त। तो पानी लेकर बैठ जाओ, कुर्सी और मेज लगा लो और देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो, दूसरा संस्कृत पद्यांश से श्लोक 7 नंबर का आता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। कैसे इसको लिखते हैं कॉपी में वो भी मैं बताऊंगा। नो टेंशन जब तक है शुभम, ठीक है। तीसरा देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का आता है, इसको भी हम जानेंगे। फिर आपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। शब्द युग्म 2 नंबर का, अनेकार्थी शब्द आता है 2 नंबर का, सबको हम पढ़ेंगे। अभी और है, देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर, रस 2 नंबर, छंद 2 नंबर, अलंकार सबको पढ़ेंगे। पत्र कैसे लिखें ये भी मैं बताऊंगा, पूरे 6 नंबर का आता है। निबंध आपका पूरे 9 नंबर का आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, एक एक को देखेंगे। आप लोगों को करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा है मेरे दोस्त, ये है, देखो कुछ लाइन आपके लिए मैं लेकर आया हूं ताकि आप मोटिवेट हो। इतनी लंबी क्लास लेने जा रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन जरूरी है। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं यार मैं दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ता हूं, 6 घंटे पढ़ता हूं, बहुत तकलीफ होती है। ये दर्द है, अगर इसी दर्द को आप झेलते रहे, निरंतर पढ़ते रहे, तो एक दिन यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यही दर्द आपको टॉपर बनाएगी, यही दर्द आपको लाइफ में सक्सेस कराएगी। तब आपको पता चलेगा हाँ यार पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया। जो नहीं पढ़े उनसे जाकर पूछो, वो कहते रहते हैं यार जब मैं आपकी उम्र में था मुझे पढ़ने के लिए कहा जाता था, मैं नहीं पढ़ता था। आज वो पछता रहे हैं। तो आपको पछतावा ना हो, इसीलिए आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठान लो, कसम खा लो कि हाँ इस बार हमें 95% प्लस लेकर आना है, फोड़ना है। मेहनत करो, सब होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत गद्यांश को। देखो भैया, संस्कृत गद्यांश में क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज है। देखो संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का पूरे आता है,
आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो यहां से लेकर यहां तक आपको गद्यांश दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा इसका संदर्भ लिखो और हिंदी में अनुवाद करो। मतलब इसका संदर्भ लिखो और इसका हिंदी का अर्थ लिखो, हिंदी में अनुवाद करो। आपको 7 नंबर में दूंगा। तो क्यों नहीं, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हमारे किस चैप्टर का है? धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। किस चैप्टर का है ये संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का गद्यांश है। तो आपको संदर्भ में कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। देखो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखना है। ये देखो ये कैसे आपको लिखना है, कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे अनुवाद लिखना है, सब मैं बताऊंगा। पहले इसको मैं पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। पहले हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि पहले इसका हिंदी मीनिंग तो निकालना आ जाए। ठीक है, देखो धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है हमारा भारत देश, यत्र जहां समुल्लसत, ठीक है, जनमानस पावनी यानी कि लोगों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली या लोगों के चित्त मन को शुद्ध करने वाली, ठीक है, भव्य भावोद भावनी मतलब उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, ठीक है, शब्द संदोह यानी कि शब्द राशि को या शब्दों के समूह को परसौनी जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी, देववाणी का मतलब संस्कृत सुशोभित है। मतलब धन्य है हमारा भारत देश जहां लोगों के मन को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को जन्म देने वाली, शब्द राशि या शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती यानी कि देववाणी संस्कृत सुशोभित है। मतलब संस्कृत भाषा का महत्व इसमें बताया गया है। चैप्टर का नाम ही है संस्कृत भाषा या महत्वम, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये धन्य है हमारा भारत देश जो संस्कृत है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे देवतागण थे वो संस्कृत में ही बातें करते थे। ठीक है, आप भी संस्कृत में बातें करेंगे। ठीक है, आइए हम दोनों संस्कृत में बात करते हैं। आगे देखो भैया, विद्यमानेषु मतलब विद्यमान, निखिलेवस्यप वाड्मयेषु यानी कि विद्यमान सभी, वाड्मयेषु का मतलब होता है साहित्य में, तो साहित्य। ठीक है, तो विद्यमान सभी साहित्यों में अस्या वाड्मयम इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न सुसंपन्न चा वर्तते है। ठीक है, मतलब विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। मतलब बहुत सारे साहित्य हैं, लेकिन विद्यमान जितने भी वर्तमान काल में साहित्य हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुसंपन्न साहित्य संस्कृत भाषा का है। ठीक है, आगे देखूं, संस्कृत आप लोगों का तो काफी तेज होगा मेरे हिसाब से, पढ़ना भी बहुत अच्छे से आता होगा, बहुत स्पीड में आप पढ़ लेते हैं ना, कमेंट करना। ठीक, आगे देखो, इयमेव भाषा, इस भाषा को संस्कृत नामनामी, संस्कृत के नाम से लोके संसार में प्रथिता यानी कि जाना जाता है, प्रथिता अस्त यानी कि प्रसिद्ध है। मतलब ये भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। जो हमारी भाषा है संस्कृत भाषा, ये पूरे संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे वे सब संस्कृत में ही बातें करते थे। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो संस्कृत में पूरी रचना कर दिए हैं। आगे देखो, अस्माकम रामायण, रामायण हमारा रामायण जो है, ठीक है, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, आदि जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराण 18 पुराण, ठीक है, अन्यान चा और अन्य महाकाव्य, नाट्य महाकाव्य और नाटक या दीन अस्यामेव वो इसी भाषा में लिखंती संति लिखे गए हैं। मतलब देखो, हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य जो महाकाव्य और नाटक हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। मतलब महाभारत और रामायण, ठीक है, सभी उपनिषद, 18 पुराण सब जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा काफी पुरानी है। ठीक है, आगे देखो, इयमेव भाषा, ये भाषा, इयमेव भाषा, इस भाषा को सर्वसामार्य सभी आर्य भाषा नाम भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा तत्व विधि यानी कि भाषा वैज्ञानिक,
ठीक है। तो जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं, मतलब सभी आर्य भाषाओं की ये जननी है ऐसा माना जाता है। थोड़ा सा और है उसको भी देखेंगे, इसको समझ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरी आदत नहीं है बोलने की, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ना ऐसे पढ़ लोगे तो मान लीजिए यही वाला अगर आ जाता है बोर्ड एग्जाम में तो आप कर तो लोगे। ठीक है, तो ध्यान से कोई चीज समझो, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो संस्कृतस्य संस्कृत का गौरव गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयम, और इसमें बहुत प्रकार के आश्रय का होना, ठीक है, बहुत प्रकार के ज्ञान का होना, व्यापकत्वम उसकी व्यापकता, चाना कश्यप वो किसी से दृष्टेर विषय वो किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। मतलब संस्कृत भाषा का गौरव, इसमें कई प्रकार के ज्ञान का होना और इसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि ये बहुत व्यापक है। ठीक है, आगे देखो संस्कृत से संस्कृत का गौरव में गौरव को दृष्ट पथ मानिए, यानी कि ध्यान में रखते हुए सम्य गुप्तामाचार्य परवरेण, यानी कि आचार्य परवण दंडिना दंडी जी ने ठीक ही कहा है। मतलब संस्कृत भाषा के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी प्रवर ने ठीक ही कहा है, दंडी जी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम संस्कृत नाम देवी, ये संस्कृत जो भाषा है वो देवी यानी कि देववाणी, ठीक है, वागान विख्यात है महर्षियों के द्वारा। मतलब संस्कृत भाषा के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी माना है। मतलब महर्षियों ने संस्कृत को ऐसा माना है कि जो हमारे देवता हैं, देवता थे, वो भी संस्कृत भाषा ही बोलते थे, ऐसा माना गया है। मतलब संस्कृत को देववाणी माना गया है। देखो ये हमारा हो गया भैया, हमने हिंदी मीनिंग तो निकाल लिया। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करने चलोगे तो कैसे करोगे कॉपी में, पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना, फिर देखो इसका जो फर्स्ट वर्ड है धन्यो अयम और जो इसका लास्ट वर्ड है महर्षि भी, इसको ऐसे लिख देना। देखो धन्यो अयम डॉट 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 करके महर्षि भी, ये लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन उतारना नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। अब गद्यांश 2 रहते हैं, आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तो ऐसे लिखना होगा, तभी तो वो जानेगा कि आपने ये वाला गद्यांश किया है। अब संदर्भ लिखेंगे, खूब प्यारा सा हेडिंग डालेंगे पहले संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, केवल पाठ का नाम, इसमें लेखक का नाम नहीं दिया जाता। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना सा आपको लिखना है। मान लीजिए कोई महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश आ गया तो ऐसे ही लिखना, चैप्टर का नाम बदल देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, पूरा यही रहेगा, बस आपको चैप्टर का नाम बदलना है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो संस्कृत भाग है इसको ब्लैक पेन से लिख देना और संस्कृत भाषा या महत्वम जो है इसको भी ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लैक से लिखना, बाकी ब्लू रहेगा। ठीक है, हेडिंग तो ब्लैक से रहेगा ही, ये पीला लाल हरा ये सब मत यूज करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा मेरे भाई। ठीक, अब देखो अनुवाद, हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे क्योंकि संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। देखो अनुवाद, ये भारत देश धन्य है, वही चीज जो मैंने आपको अभी बताया था वही लिखा है। ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। सुसमृद्ध कर दीजिएगा, ठीक है या सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे देखो वही चीज जो मैंने बताया वही लिखा है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। देखो वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, तो वहीं पे मैंने बता दिया था ताकि आप समझ सके वहीं पे। ठीक है, एग्जाम में जाए अच्छे से लिखें। देखो संस्कृत का गौरव, गौरव कर देना, संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है मेरे भाई, किसी की आंखों से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी यानी कि देवताओं की भाषा या देवताओं की वाणी कहा है।
बस हो गया, संस्कृत का गद्यांश हो गया, सिंपल सा था, हमने किया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? कितने बच्चे प्रेजेंट हैं अभी देख रहे हैं, कमेंट करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर भाग जाते हैं। ऐसा करोगे तो आपके कॉपी में से नंबर भी भाग जाएंगे। ठीक है, मतलब कम नंबर आएगा। तो आप लोग मेहनत करो, जो भी देखो अच्छे से देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा ही वीडियो आप देखो, आप किसी का भी देखो, कुछ भी पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ लो ताकि दोबारा देखने की जरूरत ही ना रहे। ठीक है, किसी चीज को दोबारा करने के लिए मत छोड़ो, जो करना है आज ही करके दिखाओ। चलो इसको मैं हटाता हूं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक संस्कृत पद्यांश पे। ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करते हुए चलना भाई, एक मोटिवेशन मुझे मिलता है, मैं आपके लिए क्लासेस लाता हूं। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है महत्वपूर्ण पद्यांश। 7 नंबर का ये भी आता है, ये भी हिंदी संस्कृत का पद्यांश है। अब ये नंबर जो 7 होता है एकदम फिक्स होता है। आपके 12th में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, यही चैप्टर है भैया। इस चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लो। ठीक है, बाकी एक आध दो चैप्टर हैं जिसके नीचे एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लो, आपका 7 नंबर कंप्लीट। ठीक है, इस चैप्टर से तो लिखा है कि आएगा ही आएगा, तो क्यों ना चैप्टर को घोल के पी लें। ठीक है, टॉनिक बनाए शीशी में रखकर रोज पिया करें, मतलब रोज पढ़ो। ऐसा कोई दवा नहीं है जिससे आपको दे दिया जाएगा आप टॉपर बन जाओगे। देखो क्वेश्चन, ये आपका पद्यांश है, सिर्फ 2-4 लाइन में रहेगा, 2 लाइन या 4 लाइन में, बहुत सिंपल सा होता है। देखो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम, प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम मतलब परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने वाला हो, और प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, और आपके सामने आए तो मीठा बोले। ठीक है, वर्जेता दृश्यम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग दो जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है जिसके ऊपर दूध लगा होता है। ठीक है, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि वो मित्र जो आपके पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और आपके सामने मीठा बोलने वाला हो, प्रिय बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग दो जैसे विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है, अगर उसके ऊपर दूध लगा हो उसको त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको लिखोगे कैसे, छोटा सा है तो हमने यहीं से शुरू कर दिया है, आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, ऐसे लिख देना। देखो परोक्षे करेंगे, डॉट 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 करके पयोमुखम करेंगे। देखो आपके पद्यांश भी 2 रहेंगे, करना एक ही होगा, कौन सा किया है वो ऐसे ही पता चलेगा। संदर्भ लिखो, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, यहां पे पद्यांश कर देना क्योंकि ये पद्यांश है। हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है। इसमें भी सुभाषित रत्नानी और संस्कृत भाग, इसको आपको ब्लैक से लिख देना है, बस हो गया। ठीक है, आपको जो संदर्भ है उसमें लगभग सेम ही लिखना होता है, बस यहाँ पे पद्यांश कर देना, चैप्टर का नाम बदल देना, काम खत्म। सिंपल सा है, समझ में आ रहा है ना, आना भी चाहिए। चलो इसका अनुवाद देखते हैं, अनुवाद कैसे लिखेंगे। तो देखो अनुवाद, ठीक 3 लाइन का अनुवाद है। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसको छोड़ दिया जाता है। मतलब वही चीज जो मैंने बताया, जो मित्र आपके पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा होता है, फिर भी उसे हम लोग छोड़ देते हैं। बस हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत क्रूशियल है आपके लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब हमारे खंड खा में जो आता है, पहले संस्कृत का गद्यांश फिर पद्यांश, अब हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, देखो आपको 4 दिए जाएंगे, करना एक ही है। ठीक है, देखो फर्स्ट है, कैसे इसको लिखना है। फर्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इतना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बस इतना सा दिया जाएगा। बाकी जो अर्थ मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ये और जो वाक्य प्रयोग किया है ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चल गया तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, अब राजेश की जगह पर महेश रमेश कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे आपका क्वेश्चन इस वाक्य में आना चाहिए, आपका 2 नंबर क्लियर है। ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं है, आप कुछ भी लिख दो, अच्छे से लिखो, वाक्य प्रयोग अच्छा होना चाहिए, 2 नंबर आपका कंप्लीट। एक आध और देख लेते हैं हम लोग।
दो और देखेंगे। देखो, ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या होता है? समूल विनाश करना, पूरी तरह से विनाश कर देना, ईंट से ईंट बजाना। देखो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखो भैया, हमारे भारतीय सैनिक है, वीर जवान है, जो बॉर्डर पर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों के लिए वो खुद की जान भी गंवा रहे हैं, उनको तो सलाम है मेरा। ठीक है, बाकी वही कहा गया कि यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सिंपल सा है। तीसरा, गाल बजाना मतलब डींग मारना। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, अरे यार वो BMW लेना था मुझे, कैसे लें, ठीक है, वो लेना था, फॉर्च्यूनर लेना था, बहुत बड़ी बड़ी हाँकेंगे, होगा कुछ नहीं उनके पास, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। तो वही चीज है डींग मारना। वाक्य प्रयोग देखो, मात्र गाल बजाने से ही तुम किसी काम में सफल नहीं हो सकते, सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ डींग हाँक कर आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप में भी क्लास में कोई बच्चा जरूर होगा जो कहता होगा, अरे यार छोड़ो, पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा और देखना तुमसे ज्यादा नंबर लाएंगे। ऐसे बच्चे क्लास में होते हैं। वो कहेगा, तुम यार संजय पढ़ते रहो, तुम पढ़ते पढ़ते ऐसे रह जाओगे, हम तुमसे ज्यादा नंबर ले आएंगे। वो बड़ी बड़ी हाँक रहा है, वो कर नहीं सकता, करके दिखा नहीं पाएगा, देखना, ठीक है, बस वो बोल रहा है। आप अपने काम पर फोकस करो। 1000 कांटे आएंगे आपके रास्ते में, कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, उठाने की कोशिश कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये जमाना बदल चुका है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है भैया, आप पठित गद्यांश 5 नंबर का आता है। इसमें कुछ नहीं होता, मैं तो इसको एकदम हलवा समझता हूं। हलवा जानते हैं, गाजर वाला। देखो, पहले आपको करना क्या है, इसको पढ़ना है ध्यान से, फिर इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे। देखो यहां तक है, इसको पढ़ना है, फिर 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसका आंसर देना, आपको नंबर पूरा मिलेगा। देखो, पहले हम इसको पढ़ लेंगे तभी तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखो, इसमें पढ़ना है, तीनों जो क्वेश्चन होंगे वो इसी में आपको इसका आंसर मिलेगा, बस लिख देना, काम खत्म। देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। वो सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे, एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के मुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है, हम हंसते मुस्कुराते हैं। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिना किसी रीजन के वो हंसते रहते हैं, कितनी अच्छी लगती होगी। ठीक है, आगे देखो, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है उसकी हंसी कम हो जाती है। मतलब बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं खूब हंसते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, यार मुझे पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, क्या होगा, बस यही टेंशन उनकी मुस्कुराहट को छीन लेती है। मुस्कुराहट ईद का चांद हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, वही चीजें लिखा है, आगे देखो। युवावस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी जगह बना लेता है। टेंशन, तनाव, टेंशन, ठीक है। फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को। खुल के हंसना किसको नहीं आता, लेकिन कोई बहाना तो मिले। ठीक है, कपिल शर्मा शो देख लें, लोगों को वो बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसें और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ावा देते हैं। मतलब काम की अधिकता और समय सीमा वाले जो लक्ष्य हैं वो तनाव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। हमेशा मुस्कुराते रहोगे, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुल्तान को क्या अच्छा लगता था। ठीक है, तो देखो इसका आंसर यहीं पे है मेरे भाई। देखो, ये देखो, उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। मतलब मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत अच्छी लगती थी। बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, अब इसी में से एक आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, बाकी 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। दूसरा, नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है। तो देखो भैया, जो नन्हा
शिशु होता है उसकी मुस्कान जो है वो कैसी होती है, ये देखो, नन्हे शिशु की हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो नन्हे शिशु की मुस्कान निर्मल और स्वार्थहीन होती है, ठीक है। बहुत अच्छा होता है और स्वार्थहीन होता है, बिना किसी स्वार्थ के वो हंसता है। नेक्स्ट, तीसरा, तनाव को कैसे बढ़ावा मिलता है? तनाव कब बढ़ता है भैया? तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। देखो ये देखो यहां पे होगा, काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ावा देते हैं। मतलब काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य जो हैं वो टेंशन को बढ़ावा देते हैं। अब देखो इधर आपका आंसर, अब कैसे इसका आंसर लिखेंगे? देखो इसका आंसर जब आप लिखें तो वही सेम प्रोसेस, प्रश्नोत्तर संख्या कॉपी में डालना। देखो हिंदी की कॉपी कैसे लिखें मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, देखो वही सेम प्रोसेस जैसे आपने गद्यांश सॉल्व किया था। पहले इसका जो फर्स्ट वर्ड है मुल्ला नसीरुद्दीन और जो लास्ट वर्ड है इसका वाला होता है, इसको ऐसे लिख देना है। देखो मुल्ला नसीरुद्दीन डॉट 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 वाला होता है। इसमें भी दो गद्यांश रहेंगे, करना एक ही है। आपने कौन सा किया है कैसे पता लगेगा? तो इसी ट्रिक से पता लगेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, सुल्तान को क्या अच्छा लगता था? तो आंसर है सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी अच्छी लगती थी। बस हो गया, ठीक है, हो गया, आंसर हो गया, सिंपल सा, 2 नंबर कंप्लीट। आगे देखो, नन्हे शिशु, दूसरा, नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है? तो नन्हे शिशु की मुस्कान निर्मल और स्वार्थहीन होती है। वही चीज मेरे भाई, बस हो गया, आपका नंबर कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है? तो काम की अधिकता और समय के अभाव के कारण तनाव को बढ़ावा मिलता है। बस, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट करो फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है शब्द युग्म, मतलब दो शब्दों का जोड़ा। जैसे देखो गृह, ग्रह, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा, ये ध्यान रखना। तो देखो, का है घर और नक्षत्र, खा है घर और गृहस्थी, गा है गिरोह और घर, घा है गांव और घर। तो भैया गृह का मतलब होता है घर और इस गृह का मतलब होता है नक्षत्र, तो का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मतलब गृह, गृह का अर्थ होगा घर और नक्षत्र, ठीक है। बस हो गया, यही सही आंसर होगा। मतलब जो पहले उसका आंसर पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, ठीक है। दूसरा, कटिबंध, कटिबद्ध, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो का है फेटा और तैयार, खा है करधनी और तैयार, गा है तैयार और बाजूबंद, घा है उहात और उद्गत। तो भैया इसका खा वाला ऑप्शन सही होगा। कटिबंध का मतलब होता है करधनी और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार, ठीक है। बस हो गया, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट है हमारा निंद्रा तंद्रा, निंद्रा तंद्रा, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो निंद्रा का मतलब तो सबको पता है भैया, सोना, ठीक है। तो देखो, का है सो जाना, ऊंघना, खा है नींद आलस्य, गा है जागना सोने जैसी स्थिति, घा है आलस्य जागृत। तो भैया सो जाना और ऊंघना इसका सही अर्थ होगा। मतलब निंद्रा का मतलब सो जाना, निंद्रा तंद्रा, ठीक है। तंद्रा का मतलब ऊंघना। बस हो गया, सिंपल सा है, यही इसका होगा। देखो इतने से कुछ होगा नहीं, आगे आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा। मैं कहता रहता हूं ना, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ हमें पढ़ना है। नो टेंशन, टेंशन काहे को लेने का, ठीक है, आपकी टॉपर बनने का। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का ये भी आता है। इसमें आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, यहां पे लिखा है देखो। फर्स्ट है अमृत, ऐसे अमृत जो पीला वाला है अमृत, ये ना यही दिया रहेगा, केवल ये व्हाइट वाला आपको लिखना होगा। अमृत के पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो इसका सुधा होता है, मुक्ति होता है, दूध होता है, औषध होता है। 4 मैंने बता दिया, आपको 2 ही लिखने हैं। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, मैंने 4 बता दिया। दूसरा कवि, कवि को हम किन नामों से जानते हैं? सूर्य, शुक्र, ऋषि, कविता का रचयिता भी कवि होता है, तो ऐसे आप लिख देना। नदी, नदी में आप पर्वत, 14 अक्षरों का एक छंद, झील आदि से निकलने वाला जल का प्राकृतिक प्रवाह, ये नदी का आपका पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में बोले तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंग्लिश में इसको यही बोलते हैं।
देखो ये होता क्या है, जैसे देखो जिसका चिंतन न किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे। देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अगर उनसे पूछ लिया जाए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तब तो आप कह देंगे आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक। लेकिन इसको बताओ अगर जानकार हो तो, देखो जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अचिंत्य। अचिंत्य, ठीक है, जिसका चिंतन ना किया जा सके, ये देखो अचिंत्य, ठीक है, ये नहीं रहेगा अचिंत्य, बस हो गया। ठीक, यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। थोड़ा टफ लेवल का मैंने क्वेश्चन लिया है, ध्यान रखना। दूसरा, कभी निष्फल ना होने वाला, उसको क्या बोलेंगे, जो कभी निष्फल ना हो उसको अमोघ बोलते हैं। क्या, अमोघ, ठीक है, ये बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तीसरा, खाने के बाद बचा जूठा भोजन, उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, उसको हम लोग बोलते हैं उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, देख लेना आप लोग, समझ में आ जाएगा। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो मेरे दोस्त, सबको नोट कर लिया करो। नेक्स्ट वाला है वाक्य संशोधन। इसका मतलब क्या होता है, वाक्य में कहीं गलती है उसको शुद्ध करके लिखो। जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा सिंटैक्स, वैसे इसमें होता है वाक्य संशोधन। बस हो गया। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट है मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं, इसको कैसे आप सही करोगे। देखो ये गलत वाला आपको दिया गया है पीले कलर से, सही वाला व्हाइट कलर से लिखा है। ठीक है, यही आपको करना है, गलत को सही करना है, बस आपका काम हो जाएगा। देखो मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं, ये गलत है भैया, इसको इस प्रकार से लिखो मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, ये सही है। तो आपको गलत जो होगा उसको सही करके लिखना होगा। दूसरा, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, इसमें गलती क्या है। देखो भैया पर्वत दो बार हमें नहीं लिखना है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सही है, यहां पे पर्वत नहीं रहेगा। तीसरा, हमारी शिक्षिका विद्वान है, देखो शिक्षिका है यानी कि वो फीमेल है, फीमेल के लिए हम विद्वान नहीं विदुषी यूज करते हैं, तो हमारी शिक्षिका विदुषी हैं। अब ये आपका सही है। यही होता है वाक्य संशोधन, सिंपल सा है, इसको भी मैं हटाने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है रस, 2 नंबर का आता है। खाने वाला रस नहीं है, ये रस है, जिसमें करुण रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इसी का हम अध्ययन करते हैं, शांत रस। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे करुण रस को। देखो रस, छंद, अलंकार तीनों मिलाकर 6 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के 1-1। तो 6 नंबर अगर आपको कंप्लीट करना है तो YouTube पर जाओ, सर्च करो रस, छंद, अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तीनों एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, तीनों एक वीडियो में। तो 6 नंबर जाके कंप्लीट कर लो, बैठे क्यों। चल, करुण रस हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इतना आपको परिभाषा लिखना है, और परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखना होता है। तो अब उदाहरण लिखेंगे। देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। देखो आप इसी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, या अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल भी याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं वही लिखो। हाँ, ये लिखोगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, दूसरा भी लिखोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, कि जैसे अलग अलग बुक में कहीं कहीं अलग अलग दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में। देखो दुख की बात हो गई तो यहाँ पे करुण रस तो होगा ही होगा। हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। इतना ही लिखना आपको, मतलब इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा। नेक्स्ट है दोहा। अब दोहे में आप लोग समझिए, देखो दोहा हमने छंद लिया है, छंद भी 2 नंबर का आता है। इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां, इसी को पढ़ना होता है। तो दोहा में क्या है, देखो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना।
इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। देखो ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दूसरा चरण है, ये चौथा, इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। ये परिभाषा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे। देखो 1 2 3 4 चरण है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, इसमें 13 होंगी, अभी मैं गिनूंगा। और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। चलो इसको हम लोग गिनते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो जो एक मात्रा होगी उसको ऐसे लिखेंगे, एक की तरह, एक की डंडी जो होती है। जो 2 मात्रा होगी उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आपको मात्रा के साथ लिखना होता है। देखो माप के ऊपर एक ही बिंदी है, तो सॉरी मां के ऊपर एक मात्रा है, तो यहां पे 2 मात्रा होगी। रा पे बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है, तो यहां पे भी 2 होगा। भा भैया अकेले हैं, सिंगल हैं, ठीक है, सिंगल पीस है तो सिंगल रहेगा। वाह भी अकेला है तो ये भी सिंगल रहेगा। देखो जो अकेले हैं उसको हम अकेले एक ही लिखेंगे, जिसमें मात्राएं लगी हैं उसको 2 लेंगे। बाधा में बा पर आ का मात्रा है 2, धा में आ का मात्रा है 2, हा अकेले हैं 1 और ये 2। अब गिनो, ये पहला चरण है, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13 मात्रा हो गई। अब तीसरे चरण पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी। तीसरे में देखो 2 इसका लिया जाएगा, 1 इसका 3 और 1 4, 2 इसका 6, 2 इसका 8, ठीक है, 2 इसका 10 और 1 11 पाका और रय है तो 2 13। देखो ये भी 13 मात्रा हो गई, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो गई। अब दूसरे और चौथे में देखते हैं। देखो दूसरा, रा परा का मात्रा है 2, धा परा का मात्रा है 2, 2 2 4 2 6, ये अकेले है 7। और देखिए छोटी ई का मात्रा है तो उसको एक ही हम लेते हैं, तो 1 इसका 8, ये सा पर ओ का मात्रा है 2 10 और 1 11। देखो यहां पे मैंने रेड क्यों किया है, क्योंकि यहां पे बड़ी ई लिख गया था गलती से, छोटी ई रहेगा, ठीक है। तो 11 इसमें हो गई। अब चौथे में भी 11 होना चाहिए। देखो आधा सा यहाँ पर आ का मात्रा है, तो आधा सा को हम एक मात्रा नहीं लेंगे, जो इसमें जुड़ा है दोनों को मिलाकर 2 मात्रा कर देंगे। 2 मां पर छोटाऊ ऊ का मात्रा, छोटाऊ की मात्रा को हम एक ही लेते हैं 3 और 1 हा अकेले है 4, छोटी का मात्रा होगा तो अकेले रहेगा 5, 1 6 1 7 1 8 2 10 हो है 2 10 1 11। तो ये आपका पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। यही होता है दोहा, ठीक है। चलो छंद भी हो गया, इसको नोट कर लो आप लोग चाहो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट है हमारा अलंकार। अलंकार में कई अलंकार है, रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है, संदेह, बहुत है। तो यमक अलंकार को हम लेकर आए हैं। देखो यमक अलंकार को आज के इस क्लास में बताएंगे। मैंने आपको बताया सभी रस, सभी छंद, सभी अलंकार को देखना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। नींद तो नहीं लग रही है, लग रही होगी, पानी पी लेना, थोड़ा छीटा उटा मार लेना, ठीक है, 2 मिनट वीडियो को पास करके फिर देखने लगना, क्योंकि नींदें तो आएंगी, रास्ते में रुकावटें 1000 आएंगी। वीर वही है जो रुकावटों को टाल के चलता चला जाएगा, वही लक्ष्य तक पहुंचेगा। देखो यमक अलंकार, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, मतलब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ ही होता है जोड़ा, ठीक है। देखो उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। देखो यहां पे घटा शब्द 2 बार आया है और इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहां पे यमक अलंकार होगा, क्योंकि कहा गया है जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, बस हो गया। यहां पे इस घटा का मतलब होगा बादल, इस घटा का मतलब होता घटना या घट गया। देखो इसमें स्पष्टीकरण लिख देना, आप लोग स्पष्टीकरण लिख देना ऐसे, आखिर क्यों यहां पे यमक अलंकार है। तो देखो स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यहां पे यमक अलंकार है। जैसे देखो, एक घटा का मतलब है बादल, दूसरे घटा का मतलब है घट गया या कम हो गया, कम हो गया लिख देना, ठीक है। बस इतना सा आपको लिखना है, अलंकार में काम हो गया, ठीक। हम लोग बहुत नजदीक आ रहे हैं, हमारा क्लास अब 2 टॉपिक और हैं, पत्र लेखन
और निबंध दोनों को समझते हैं। चलो पहले पत्र लेखन को हम लोग समझते हैं। ये देखो पत्र लेखन पूरे 6 नंबर का आता है। पत्र में कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक पर पत्र दे दिया जाए ऐसा एकदम फिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ लिखते कैसे अगर आपको पता है पत्र कैसे लिखते हैं एग्जैक्टली, तो आप बहुत आसानी से पत्र को लिख सकते हैं। देखो आज हम आपको बताएंगे बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब आप जहां रहते हैं वहां पे संक्रामक रोग लगातार बढ़ रहा है, दवाइयों की कमी हो गई है आपके अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, तो उसको बढ़ते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं। पहले सेवा में लिखो, पत्र लिखो तो सबसे पहले सेवा में, फिर आप किसको पत्र लिख रहे हो, हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, मतलब गोंडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, तो हमने एड्रेस लिख दिया। सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो लिख देना, फिर जहां आप लिख रहे हो वो लिख देना। फिर आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो भैया, आपका कोई विषय होगा, ठीक है, तो विषय, विषय का मतलब जिस पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो देखो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। देखो संक्रामक बीमारियों की दवाएं उपलब्ध नहीं है अस्पताल में, इसीलिए संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन जो विषय है वो यही है। ठीक, तो पत्र लिखना जब स्टार्ट करें तो सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिख दें, फिर विषय लिख दें, फिर महोदय लिखकर आपको पत्र अपना पूरा लिखना है, फिर महोदय लिखिएगा। देखो भैया महोदय आपको यहीं पे लिखना है, देखो इसी के एकदम स्ट्रेट लाइन में यहां पर महोदय लिख देना। ठीक है, देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा, यहां पे महोदय लिख देना और शुरू कर देना। ठीक है, अब देखो यहां पे जगह नहीं था तो मैंने नेक्स्ट पेज में मैं ले लिया हूं, देखो समझ में आ रहा है, ये देखो मैंने नेक्स्ट पेज में यहां पे ले लिया है, लेकिन आपको इसी के नीचे लिखते हुए चलना है। इसी के नीचे विषय लिखा, फिर इसके नीचे महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम बता दो। मतलब आपको एक ही पेज में लिखना होता है, या नहीं आ रहा है एक पेज में तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो यहां पे भाई जगह कम लगा तो मैंने लिख दिया। देखो महोदय, अब महोदय लिखकर आपको पत्र की जो बॉडी होती है, मतलब पत्र में आपको लिखना क्या है, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, अब देखो मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है महोदय करके आप पूरी प्रॉब्लम लिख दो। ठीक है, पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, मलेरिया, क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, हैजा, डेंगू, मलेरिया, टीबी, ये सब बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। देखो भैया आपके पास पैसा होगा, आप तो जाके दवा ले आएंगे, लेकिन वो बंदा, वो आदमी जो बेचारा 200-300 में डेली मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको अगर 1000 रुपए की दवाई लिख दिया जाए तो क्या होगा, 3 दिन की मेहनत उसकी दवाई में लग जाएगी। तो वो सरकारी अस्पताल में इसीलिए जाता है, और सरकारी अस्पताल में दवाइयों का अभाव है, उसी से रिलेटेड हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो बाहर से वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपको देखो इसी के नीचे आपको लिखते हुए चलना है। मैं पेज भले ही बदल रहा हूं, लेकिन आपको उसी के नीचे लिखते हुए चलना है। देखो इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सकें। फिर आपको धन्यवाद सहित लिखना है, थैंक यू। फिर आपको डेट डालना है, दिनांक, दिनांक डालिएगा नहीं, डॉट डॉट कर दीजिएगा, दिनांक ना ही डालें तो अच्छा है। ठीक है, फिर देखो भौदिये लिखकर आप काखागा लिख दीजिएगा, नाम आपको नहीं लिखना होता मेरे भाई, काखागा वजीरगंज गोंडा, ऐसे आपको पत्र लिखना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप पत्र लिखें सबसे पहले सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखो, फिर विषय लिखो, फिर नीचे से महोदय लिखकर आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे बता दो यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, थोड़ा अनुरोध कर दो, फिर धन्यवाद सहित दिनांक ऐसे लिख दो, भौदिये काखागा, अपना एड्रेस वैसे लिख दो, काम खत्म। ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, नाम मत लिखिएगा पत्र लिखते समय, काम हो जाएगा। या जो एग्जामिनर होगा उससे पूछ लीजिएगा सर क्या लिखना है,
क्या नहीं लिखना है। चलो पत्र लेखन भी हमारा हुआ। वैसे पत्र का मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। मैंने आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण पत्र को बताया। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। चलो लास्ट टॉपिक अपना देखेंगे निबंध, जो खंड खा का लास्ट टॉपिक है। 41 नंबर के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, 9 नंबर का निबंध बच रहा है, अब उसको चलिए देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये है निबंध। पूरे 9 नंबर का ये आता है। इसमें मेन क्या होता है, कैसे निबंध लिखें। देखो हेडिंग आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। मतलब सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए। जैसे आपने हेडिंग डाला, जैसे हम लिखेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इस पर निबंध आज हम लिखना सीखेंगे। तो आपने ऐसा हेडिंग डाला, फिर प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग रहेगा, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हेडिंग रहेंगे, फिर लास्ट में उपसंहार हेडिंग रहेगा। मतलब स्टार्टिंग में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार आपको जरूर से लिखना है। तो चलिए पहले प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में आपको इसके बारे में लिखना है। देखो भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भारत टॉप पर आने वाला है या आ चुका है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उसी पर निबंध लिखना है, एक लेख लिखना है अपनी भाषा में। कोई जरूरी नहीं है जो शब्दों को मैंने यूज किया, थोड़ा चेंज करके भी आप लिख सकते हैं। देखो जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। मतलब 1930-31 में जब भारत और पाकिस्तान विभाजित नहीं हुए थे, तब भारत की जनसंख्या कुल 30 करोड़ थी। कुल 30 करोड़, सोचो, सॉरी 20 करोड़, कुल 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत की 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। और अब का हाल देखो, सिर्फ भारत की जनसंख्या 139 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। जनसंख्या के इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ 2 समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो सीमित भूमि, देखो जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, उतना ही रहेगा, ठीक है। सीमित आर्थिक संसाधन भी उतने ही रहेंगे, तो भैया बेरोजगारी तो होगी ही। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त, अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से एक किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति होती है और मातृभूमि की ये दशा लज्जा का विषय बन रही है। अगर जनसंख्या बढ़ती गई निरंतर तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, बेरोजगारी, भुखमरी, सबका, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रित करो, कोई उपाय आप लोग अपनाओ, ठीक है। आप लोग नहीं, जो अपनाना जिसको अपनाना है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे, देखो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा। अब फिर से हेडिंग मैंने डाला, देखो दूसरा हेडिंग, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। मतलब जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो 2 हाथ लेकर भी आता है। आशा यह है कि 2 हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। आगे देखो, यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो जाए तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता था, अब बड़ी मशीनें और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और अधिकारिक होते जा रहे हैं। मतलब देखो धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस कर रहा है पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड, ठीक है। देखो पहले लोग काम करते थे कारखानों में, अब मशीनें आ गई हैं। मतलब लोगों की जगह पे मशीनें आ गई हैं, तो लोग क्या हुए, बेरोजगार हुए ना, ठीक है। अब पहले लोग हाथ से लिखते थे, अब कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, तो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं इन मशीनों के कारण। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं, वो है सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। अतः कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन तो बढ़ता नहीं है, जमीन उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10-30 फीट आपने लिया है वो अगले साल 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। खरीदोगे तभी होगा। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4% है और जनसंख्या पूरे विश्व की 17% है। मतलब 17% जनसंख्या सिर्फ भारत का है, ठीक है। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या, आखिर जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। देखो
प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। निबंध भारत में वृद्धि समस्या 18-19 यानी कि 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल 100 वर्ष लिखिएगा, 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग यानी कि 25 वर्ष ही गृहस्थ आश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज में सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। मतलब जो होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला नियम ये अपनाएं लोग जिनकी शादी हो चुकी है कि हम दो हमारे दो, मतलब हम दो लोग हैं, हमारे दो ही बच्चे होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि वो 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, दर्जन भी पूरे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। हम दो हमारे दो का एक नारा अपनाएं। और पहले क्या होता था कि आश्रम होते थे, वहां पे लोग जो यंग लोग रहते थे आश्रम में रहते थे और 25 वर्ष की आयु तक ही वो घर पर रह सकते थे अपनी पत्नी के साथ, बाकी वो आश्रम में ही बिताते थे, जिससे बच्चे ज्यादा पैदा नहीं होते थे, जनसंख्या पहले नहीं बढ़ी थी। अब सब लोग सिर्फ घर में ही बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो इससे प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है, मन विचलित होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। फिर उस समस्या पर विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे, अधिकांश लोग ग्रामों में या ऋषियों के आश्रमों में पहले रहते थे, जहां प्रकृति के निकट संपर्क में उनसे सात्विक भावों का संचार होता था। आज परिस्थिति उल्टी है। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण लोग युवावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत गृहस्थ ही बने रहते हैं, जिससे संतान उत्पत्ति में निरंतर वृद्धि होती है। मतलब पहले जो लोग आश्रम में रहते थे, अब क्या है कि दिन भर घर पे ही बैठे रहते हैं, ठीक है, दिन भर घर पे फैमिली के साथ रहते हैं, जिससे संतान की उत्पत्ति तो ज्यादा होगी ही, बढ़ोतरी तो होगी, प्रोग्रेस होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज है, यही सबसे बड़ा कारण है। और एक तो और फोन चल गया है, और भी बहुत सारी चीजें चल गई है, जिससे जो है और भी ज्यादा लोगों को उत्तेजना उत्पन्न की जा रही है फोन के द्वारा, ठीक है। तो ये भी बहुत बेकार चीज है, जो पहले फोन नहीं था, ठीक है। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं? कैसे हम जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ उपाय हैं, देखो। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। आगे देखो, इससे नर नारी, समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। मतलब इस टीवी, फोन, सब में यही सब दिखाया जाता है, उल्टी सीधी चीजें। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलता सबसे पहला आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। यही एक उपाय है, ठीक है। आगे देखो, प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है। देखो भैया, निबंध थोड़ा बड़ा लिखना होगा, 9 नंबर फ्री में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। के उज्जीवन से लोगों में संयम की और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्ति पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा। क्योंकि कितनी ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रण से हल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों की होड़ में सम्मिलित होने का मोह त्याग कर अपने देसी उद्योग धंधों, हस्तशिल्प आदि को पुनः जीवन दान देना होगा। भारी उद्योग उन्हीं देशों के लिए उपयोगी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, अतः कम हाथों से अधिक उत्पादन के लिए भारी उद्योगों की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भारत जैसे विपुल जनसंख्या वाले देश में लघु कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके और हाथ के कारीगर को अपनी प्रतिभा के प्रकटीकरण एवं विकास का अवसर मिल सके। पहले हाथ से लोग बहुत अच्छे अच्छी कला बना देते थे, अब क्या है, सब मशीनें कर रही हैं। मतलब सारा काम हम लोगों का मशीनों ने छीन लिया है, बढ़ती हुई, ठीक है। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतान उत्पत्ति का क्रम बनाए रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी जीवन का आधार बनाया जाना चाहिए तथा सरकार की ओर से संतान निरोध का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। संतान निरोध का भी यूज करना चाहिए ताकि जनसंख्या ना बढ़े,
ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रचार माध्यमों पर प्रभावी नियंत्रण के द्वारा सात्विक शिक्षाप्रद एवं नैतिकता के पोषक मनोरंजन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ग्रामों में सस्ते स्वस्थ मनोरंजन के रूप में लोक गीतों, लोक नाट्यों, नौटंकी, रास, रामलीला, स्वांग आदि, कुश्ती, खो खो आदि की पुरानी परंपरा को नए स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से भी ग्रामीण और अशिक्षित जनता को भली भांति अवगत कराया जाना चाहिए। पहले क्या होता था, लोग बाहर जाते थे, कबड्डी, खो और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते थे। अब क्या है, फोन उठा लिए भैया, पबजी, फ्री फायर, क्रिकेट सब फोन में ही खेल रहे हैं। मतलब सब इंडोर गेम हो गया, आउटडोर वाला सब बंद कर दिए। इसीलिए तो सबसे बड़ी समस्या है ये। आगे देखो, लास्ट में हमारा हेडिंग रहेगा उपसंहार। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था पहला प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार हेडिंग रहेगा। देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति को अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों की आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ ही साथ परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, विशेषता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उपसंहार हो गया। शायद हमारा क्लास यहीं पे फिनिश होता है, थोड़ा सा और है। समान नागरिक आचार संहिता प्राथमिक आवश्यकता है, जिसे विरोध के बावजूद अविलंब लागू किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर घटाना आज के युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। मतलब जनसंख्या को कम करना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे हमारा पूरा हिंदी फिनिश हुआ। मतलब आपका 50 नंबर का जो पेपर आता है खंड खा, वो हमने पूरा पढ़ा। चाहे संस्कृत गद्यांश पद्यांश हो, चाहे हिंदी व्याकरण के प्रश्न हो, आपतित गद्यांश हो, रस छंद अलंकार हो या निबंध हो, पत्र हो, सबको हमने पढ़ लिया। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत तो है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो सपोर्ट बनाए रखो, सपोर्ट की जरूरत है। हम गिरेंगे, आप लोग सपोर्ट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखोगे तो मैं आपको भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करूंगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।